तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन ग्रेनी सी और ब्रायन ग्रीनबर्ग के साथ सीधा शैनलोंग सिटी की तरफ चला जाता है और वहां पर जाने के बाद वो लोग अलग अलग जगहों की तरफ चले जाते हैं। जिसके बाद हमने मोशन को देखा था, वहां पर उसे वही यान कांगुओ की प्रिंसेस नजर आती है। वो उसके साथ वहां पर थोड़ा सा टाइम भी स्पेंड करता है और वो लड़की मोशन को उस ड्रैगन पैलेस में अंदर ले जाने में हेल्प भी करती है। वहां पर उसे दिखाई देता है कि वहां पर सारे ही मास्टर्स बैठे हुए हैं और उनके साथ वहां पर ग्रेनी सी भी बैठी हुई है और वो सब लोग वहां पर ग्रेनी सी से उस मैजिक बुक को लेना चाहते हैं जो कि उसके टियानमोसेक के मास्टर की थी। और वहां पे बैठा हुआ एक ब्लैक वॉरियर जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सेल था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन सब लोगों को कहना शुरू कर देता है कि क्या तुम लोगों ने हमें यहाँ पर सिर्फ वाइन पीने के लिए बुलाया है, फौरन से हमें वो बुक चाहिए। तो ग्रेनी सी उन लोगों से कहती है कि अगर तुम लोग इस बुक के लिए वाकई क्वालिफाइड हो तो फिर तुम्हें ये बुक मिल जाएगी। मगर उसके बावजूद भी वो वॉरियर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे बैठे हुए सिटी लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन से अपने जायंट बीस्ट के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर उस वॉरियर की भी हालत पतली हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो जायंट बीस्ट असल में ड्रैगन हेड था और उस जैसे बहुत सारे ड्रैगन हेड्स हमें वहां पर और भी जगहों पर दिखाया जाता है। लॉर्ड का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और वो फौरन से अपने सारे के सारे ड्रैगन्स को समन कर लेता है और फिर वहां पर अचानक से एक प्लेटफॉर्म के साथ दो वॉरियर्स अपीयर होते हैं। उनमें से एक लड़का सिटी लॉर्ड का बेटा था और दूसरा वॉरियर उसे चैलेंज करने के लिए आया था। और वहां पे बैठी हुई वो प्रिंसेस फिर मोशन को बताती है कि सुना है कि सिटी लॉर्ड की वाइफ वो कई सालों से गायब है। जब सिटी लॉर्ड का बेटा वो बिल्कुल छोटा था उस वक्त से लेकर अब तक उसकी वाइफ कहीं भी मिली नहीं, जिसकी वजह से उसका बेटा बगैर माँ के पला बड़ा है और वो पता नहीं कैसा बन गया है। सिटी लॉर्ड की वाइफ का सुनते ही मोशन को अचानक से कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि सिटी लॉर्ड की वाइफ को तो ग्रेनी सी ने एक गाय के अंदर बंद कर दिया था जिसे मोशन हर वक्त घास खिलाया करता था और फिर उसी ने ही मोशन को मारने की भी कोशिश की थी, जिसकी वजह से फिर ग्रेनी सी ने उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। ये याद आते ही वो कहता है कि वो लेडीज की मदर थी, वो तो बहुत ही बुरी थी, शुक्र है कि ये उसके साथ पला बड़ा नहीं। इतने में अचानक वो लोग सामने भी बहुत ही आसानी से मार दिया है। ये लड़ाई बिल्कुल बराबरी की लड़ाई होती है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होकर यहाँ पर लोगों को इन्वाइट करता हूँ और जो लोग भी यहाँ पर मेरे बेटे को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। और यहाँ पर बहुत सारे लोग तो सिर्फ और सिर्फ 100 ड्रैगन कॉइन्स जीतने के लिए आते हैं और बदकिस्मती से पिछले 3-4 सालों से आज तक ये कॉइन वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं और अभी तक कोई भी इन्हें जीत नहीं पाया है। ये सुनकर वहां पर बैठा हुआ वो ओल्ड मैन कहता है कि सच में जिस बाप है वैसा ही बेटा है, दोनों ही एक से बढ़कर एक हैं। ये कहने के बाद वो सब लोग हंसते हुए उनकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ ग्रेनी सी वो थोड़ी सी सीरियस नजर आ रही होती है और दूसरी तरफ प्रिंसेस भी। अचानक से वो जनरल कुछ कहने वाला होता है मगर अचानक फिर मोशन पीछे पलटकर सिटी लॉर्ड से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पर सर्व किया। ये खाना सच में बहुत ही मजे का है। मैंने इसमें से थोड़ा सा खाना पैक भी कर लिया है ताकि मैं घर जाकर अपनी ग्रैंड माँ को खिला सकूं। मुझे खाना जाया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर ग्रेनी मुस्कुराती और कहती है कि लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी तरह पले बड़े हो। और इस तरह मोशन कहता है कि मुझे बताइए कि इस खाने की क्या कीमत है, मैं इसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। मगर फिर दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड कहता है कि ये खाना गेस्ट के लिए होता है और तुम भी यहाँ पर एक गेस्ट हो, इसीलिए पैसों की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मोशन कहता है कि आप ये पैसे नहीं लेना चाहते पर मैं ये पैसे दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। उम्मीद है कि वो 100 कॉइन्स आपके लिए काफी होंगे। ये बात सुनकर सिटी लॉर्ड गुस्से में आ जाता है और वहाँ पर ग्रेनी और वो प्रिंसेस वो दोनों बिल्कुल शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिर इसने ये फैसला कैसे कर लिया। और इस तरफ मोशन फिर सिटी लॉर्ड से कहता है कि पहले मैं जरा किसी को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद मैं ये पैसे आपको दोबारा से पे करूंगा। इतना कहने के बाद वो फौरन से वहां से नीचे उस प्लेटफॉर्म की तरफ चला जाता है जहां पर वो टियानियो खड़ा हुआ होता है और मोशन उससे जाकर कहता है कि ब्रदर टियानियो, उम्मीद है कि तुम ठीक हो गए। मैंने सुना है कि यहाँ पर की कल्टीवेटर्स आपस में फाइट करते हैं और जो भी यहाँ पर जीत जाता है उसे 100 कॉइन्स दिए जाते हैं। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि अपने वेपन्स के बगैर फाइट नहीं करता, इसीलिए मैं पहले ही बता दूं कि मैं फाइट में अपने वेपन्स यूज करूंगा। और इस तरफ वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि ये लड़का पागल है क्या, 100 कॉइन जीतने के लिए ये अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है।
क्या इस लड़के को मालूम भी है कि इसने किसे चैलेंज किया है? और दूसरी तरफ वो ब्लैक वॉरियर कहता है कि मैंने अक्सर इस तरह के यंग लड़कों को देखा है जो कि जज्बात में आ जाते हैं और फिर यंग एज में ही मारे जाते हैं। ये बात सुनकर वो प्रिंसेस थोड़ी सी घबरा गई थी और दूसरी तरफ उस प्रिंसेस की वो सर्वेंट से कुछ है और वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग अभी तक उस सुतरा बुक का फैसला नहीं कर पाएंगे। वैसे भी अभी तक उस बुक का कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो किसके पास जाएगी, तो फिर कुछ देर के लिए ही सही हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट देखने को मिल जाएगा। और फिर ग्रैनी सी कहती है कि चलो फिर इस गेम को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हम लोग इस गेम पर एक बेट लगाते हैं, अगर सच में तुम्हारा बेटा टियानियो जीत गया तो मैं वो मैच तुम कभी भी मुझसे नहीं मांगोगे। ये बातें सुनकर वहां पे मौजूद सब लोग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, मगर फिर अचानक से सिटी लॉर्ड हंसना शुरू कर देता है। उसे लगा कि शायद ग्रैनी उसके साथ मजाक कर रही है। वो उससे कहता है क्या तुम अपनी बात पर श्योर हो के तुम ये बेट लगाना चाहती हो? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हजारों लोगों ने यहाँ पर आकर मेरे बेटे के साथ फाइट की है और उनमें से कोई भी बंदा आज तक मेरे बेटे को एक खरोच तक नहीं पहुंचा पाया। और इस तरह वो यंग मास्टर फिर वहां पर मौजूद उन मछलियों से कह रहा होता है कि तुम लोग थोड़ा सा सब्र कर जाओ, तुम्हारे लिए बस कुछ ही देर में एक और खाना आने वाला है। और दूसरी तरफ फिर वो यंग मास्टर मोशन की तरफ जाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें शैनलॉन्ग सिटी में किस चीज ने इतना गुस्सा दिला दिया है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो? वैसे भी मैं लो लेवल के कल्टीवेटर्स को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देता, वो तो बस मेरी इन पालतू मछलियों के लिए होते हैं। मैं उन्हें हराकर इन मछलियों को कुछ भी यूज करना है तुम यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारा इतना अच्छा लेवल हुआ कि उसने मुझे मजबूर कर दिया तो फिर मैं भी अपने आप ही इस बैटल में फिर अपने वेपन्स यूज कर लूंगा। इतना कहने की ही देर थी कि मोशन फौरन से अपना बुचर नाइफ बाहर निकाल लेता है और उन्हें पकड़कर सीधा उसकी तरफ खड़ा हो जाता है। तो वो वॉरियर ये देखकर हैरान होता है और कहता है क्या तुम इनके साथ फाइट करोगे? लगता है कि शायद तुम अभी भी ये स्किल सीख रहे हो, इसीलिए तुम्हें इनके स्टाइल का कुछ पता ही नहीं है। मगर मोशन कहता है कि ये मेरे ग्रैंडपा की बुचर किलिंग नाइफ है। इस बुचर को खास तौर पर किसी भी चीज को काटने के लिए यूज किया जाता है, चाहे वो चीज कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। ये सुनकर वो वॉरियर कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे जानबूझकर इरिटेट कर रहे हो। ये कहने के बाद वो भी फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और दोनों ही फिर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो वॉरियर पलक झपकते ही मोशन के पास आ जाता है और उस पर बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ हमला करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मोशन सिर्फ उसे ब्लॉक करता है। मगर जैसे ही वो उस पर पलटवार करता है तो वो वॉरियर वहां से गायब हो जाता है और उसके पीछे चला जाता है और उससे लड़ते हुए उसे एक जोरदार किक दे मारता है, जिसके बाद वो फौरन से मोशन के पीछे दोबारा से जाता है। जैसे ही वार करने वाला होता है तो मोशन पलटकर दोबारा उसके अटैक को रोक लेता है, मगर वो वॉरियर अपने दूसरे हाथ के साथ फिर से मोशन पर एक जोरदार पंच के साथ अटैक करता है। मोशन को इससे चोट तो लगती है, मगर वो अपने बुचर नाइफ के साथ उस पर जैसे ही वार करता है तो वो वॉरियर फौरन से मोशन के पीछे चला जाता है और उस पर अपनी से वार करता है तो मोशन दोबारा से वहां से गायब हो जाता है और उसके ऊपर से आते हुए फौरन से बुचर नाइफ के साथ बहुत ही खतरनाक फायर को रिलीज करते हुए उस पर बहुत ही खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मोशन की स्पीड अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी और उसके अटैक भी काफी स्ट्रॉन्ग बन गए थे। इस तरह उस वॉरियर को अब मोशन से लड़ने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मोशन अपनी स्पीड को काफी तेजी के साथ बढ़ाता जा रहा था और ऊपर से फिर मजबूरन उस वॉरियर को भी अपनी लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करना पड़ जाता है। इस तरह वो मोशन को किसी तरह होल्ड कर लेता है, मगर मोशन वो उसे जोर से टक्कर मारते हुए पीछे धकेल देता है, जिस पर वो यंग मास्टर गुस्से में आकर मोशन पर अपनी लाइटनिंग फिस्ट के साथ हमला करता है। तो मोशन वहां से पीछे जाता है और जाते हुए उस पर अपने बुचर नाइफ के साथ बहुत सारे स्प्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये देखने के बाद दूसरी तरफ टियानियो वो फौरन से ये देखने के बाद वो वहां पर एक डीमन आए टेक्निक को यूज करते हुए फौरन से गायब हो जाता है, जिसके बाद हमें फिर वहां पर कुछ डिमोनिक आइज अपीयर होती हुई दिखाई देती हैं। और दूसरी तरफ टियानियो मोशन से कह रहा होता है कि इस छोटी सी बैटल के बीच में मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा नोट कर लिया है, तुम्हारे हर एक एक्शन को और तुम्हारे हर एक रिस्पॉन्स को मैं अच्छी तरह से देख रहा हूँ, तुम अब काफी वीक पड़ते जा रहे हो। ये देखने के बाद मोशन फौरन से उस पर हमला करता है तो वो वॉरियर खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और मोशन देखता है कि वो 8 डीमन आइज वो मोशन के बिल्कुल चारों तरफ आ गई हैं और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बैठी हुई मिसेस हुआंग लियान कहती है कि ये 8 आई डीमन टेक्निक तो काफी खतरनाक होती है, क्योंकि ये हेवनली पैलेस से बिलोंग करती है। लगता है कि यंग मास्टर टियानियो ने ये टेक्निक अपने फादर से सीखी होगी, यही वजह है कि उसने इतनी यंग एज में अपनी वाइटल की को 8 आई टेक्निक में कंडेंस कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि फिर उन डिमोनिक आइज के अंदर से बहुत सारी सोर्स बाहर निकलती है जो कि मोशन के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है।
देखते ही देखते फिर वहां पर एक के बाद एक सोड आना शुरू हो जाती है और वो यंग मास्टर टियानियो भी अपनी डिमोनिक आई टेक्निक को और भी ज्यादा अपग्रेड करना शुरू कर देता है। और इस तरफ मोशन के पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि वो कहीं भाग सके। इस तरफ टियानियो वो फौरन से हंसते हुए अपने कुछ और क्लोन्स बना लेता है जो कि उन सोड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर ग्रेनिसी और प्रिंसेस बिल्कुल घबरा गए थे। उन्हें लगा कि शायद मोशन वो इन सोड्स का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पर वो यंग प्रिंस भी हमला कर रहा है और ऊपर से वो आइस भी एक साथ अटैक कर रही है। और वो यंग मास्टर फिर मोशन से कहता है कि क्योंकि तुमने अब मुझे गुस्सा दिला दिया है तो अब मैं तुम्हें अपनी मछलियों को नहीं खिलाऊंगा, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सोड के साथ ही मारूंगा और एक ही अटैक में मारूंगा। मगर तुम्हारी मौत वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगी। तुम शायद मछलियों का चारा बनना पसंद करोगे मगर मेरी दर्दनाक मौत से तुम्हें इतना दर्द होगा कि शायद ही तुम इसका अंदाजा लगा पाओ। मोशन उसकी सोड्स को और उसके क्लोन्स को अकेले ही हैंडल कर रहा होता है जिसमें उसे अब थोड़ी सी दिक्कत आने लगी थी। और अचानक से वो आइस फिर एक साथ ही बहुत सारी सोड्स उसकी तरफ थ्रो करती हैं। तो ये देखकर प्रिंसेस फौरन से मोशन को आवाज देती है मगर मोशन उसे उन सोड्स को आते हुए देख लेता है और फौरन से अपने बुचर नाइफ को घुमा लेता है और दूसरी तरफ उन क्लोन्स के अटैक से बचते हुए अपने उस बुचर नाइफ के साथ एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है जो कि सीधा उन सोड्स से जाकर टकराता है और उन सोड्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद मोशन फिर फौरन से टियानियो की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो टियानियो वो अपने क्लोन्स को उसकी तरफ भेजता है। तो दूसरी तरफ मोशन कहता है कि भले ही तुम मेरे अटैक्स को आसानी से देख सकते हो मगर जैसे ही मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा तुम्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर दूसरी तरफ वो ब्लैक वॉरियर कहता है कि अरे ये क्या, इसके नाइफ स्किल्स ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, ये स्किल्स तो सच में एक्सट्रीमली डेंजरस है। और इस तरफ मोशन देखता है कि वो एक आय के बिल्कुल करीब आ गया है और वो जैसे ही सोर्ड से वार करती है तो मोशन उससे बाल बाल बचता है। और दूसरी तरफ फिर वो सब लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये लड़का कहां से आया है। इस तरफ मोशन वो अपनी एनर्जी का अटैक करते हुए उस यंग मास्टर को मारने की कोशिश करता है मगर उसके क्लोन्स बीच में आकर उस अटैक को रोक लेते हैं। ये देखकर टियानियो भी हैरान होता है कि आखिर ये लड़का इतना फास्ट कैसे होता जा रहा है। जैसे जैसे ये फाइट करता जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और इसकी स्ट्रेंथ तो पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड उस लड़ाई को रोकने के लिए खड़ा होता है तो फौरन से ग्रेनिसी उसे रोक लेती है और कहती है कि मुझे उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड इस लड़ाई में इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कि यहाँ के रूल्स क्या हैं। उसके बुचर नाइफ को पकड़ने के स्टाइल को देखकर वो जनरल कहता है कि ये नाइफ होल्डिंग स्किल्स तो एक एंशिएंट कल्टीवेटर के स्टाइल के जैसा है। एंशिएंट टाइम में जब भी लड़ाइयां हुआ करती थी तो एंशिएंट वॉरियर इसी तरह ही अपने नाइफ को छुपाया करते थे और दुश्मन को लगता था कि शायद उनके पास कुछ भी नहीं है मगर जैसे ही वो वॉरियर्स अपने दुश्मन के करीब पहुंचते थे तो अपने वेपन के साथ उनकी धज्जियां उड़ा देते थे। और इस तरफ मोशन वो टियानियो से फाइट करते हुए कह रहा होता है कि अभी तक इस लड़के ने अपना फाइनल अटैक नहीं किया है, मुझे देखना होगा कि इसका फाइनल अटैक कितना ताकतवर हो सकता है। वो वॉरियर फौरन से अपने क्लोन्स के साथ मोशन की तरफ जैसे आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि मोशन वो फौरन से ग्रैंडपा युआनजी की सिखाई हुई एक और टेक्निक को यूज करता है। उसके इस अटैक को देखते हुए वहां पर मौजूद सब लोग शॉक्ड होते हैं और वो कहते हैं कि ये जरूर एंशिएंट वॉरियर का कोई डिसाइपल है जो कि उस तरह के टेक्निक को यूज कर रहा है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मोशन वो वहां पर 100 ध्यान डाउ टेक्निक को यूज करते हुए सारे के सारे क्लोन्स को उड़ा कर रख देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में ग्रैंडपा युआनजी वो अपने एक सेक्ट में अपने डिसाइपल्स को सिखाया करता था मगर जब उसके कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उसने लोगों को सिखाना बंद कर दिया और फौरन से इंपरर के घर में घुसकर अपने ही वेपन के साथ उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह हम देखते हैं कि टियानियो के सामने दो क्लोन्स उसे बचाने के लिए खड़े हुए होते हैं मगर मोशन जैसे ही वो अपने नाइफ के साथ उस पर हमला करने के लिए जाता है तो वो पहले तो अपने आसपास के जितने भी क्लोन्स होते हैं उन्हें खत्म करना शुरू कर देता है। वो एक एक अटैक में एक एक क्लोन को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और देखते ही देखते पलक झपकने के साथ वो टियानियो तक पहुंचकर उस पर अपना अटैक कर देता है जिसका उसे पता भी नहीं चलता। और मोशन की स्पीड इतनी फास्ट थी कि हमें उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिखाई दे रहे होते हैं। टियानियो ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का खड़ा हुआ होता है, उसे पता भी नहीं था कि उसका गला कट चुका है। हम देखते हैं कि मोशन की एनर्जी की वजह से उसका सर धड़ से अलग होकर सीधा उसी ब्लड पूल में जाकर गिरता है और वहां पर मौजूद एक मछली फौरन से उसी सर को आकर खा जाती है। मोशन को ये सब करता देखकर वहां पर मौजूद सब लोग बिल्कुल खामोश हो गए थे। उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इस तरह सिटी लॉर्ड वो गुस्से में पूरी तरह से लाल हो गया था।
और सिटी लॉर्ड के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो फौरन से मोशन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े होते हैं और इस तरह मोशन अपने नाइफ को वापस रखते हुए उन 100 ड्रैगन कॉइन्स को अपनी तरफ खींचता है और फिर सिटी लॉर्ड से कहता है कि मुझे किसी से भी फेवर लेना पसंद नहीं है, इसीलिए तुम्हारे खाने के लिए ये पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हमारा विलेज बहुत ही छोटा और गरीब विलेज है, मगर उसके बावजूद भी हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम किसी का भी उधार नहीं रखते, तो इसीलिए मैं तुम्हारा उधार भी वापस कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारे ही 100 कॉइन्स हैं। उस तरफ सिटी लॉर्ड उन 100 कॉइन्स को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और इतनी जोर से पटकता है कि वो कॉइन मोशन के पास से होते हुए सीधा जमीन के अंदर घुस जाते हैं। सिटी लॉर्ड का गुस्सा देखकर वहां पर सब लोगों को समझ में आ गया था कि अब इस बच्चे की मौत आ चुकी है। और फिर मोशन उन लोगों से कहता है कि लगता है कि यहाँ पर सब लोग अभी भी ड्रिंक करने में मसरूफ हैं, पर खैर मैंने तो खाना खाया और उसके बदले में पैसे देने के लिए मैंने अपनी डील भी कंप्लीट कर ली है, इसीलिए मैं अब चलता हूँ। उम्मीद है कि तुम लोग यहाँ पर एंजॉय करोगे। ये कहने की ही देर थी कि मोशन के सामने बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। और फिर सिटी लॉर्ड कहता है कि सब लोग फौरन से खत्म कर दो इसे। ये कहने की ही देर थी कि मोशन पलक झपकते ही वहां से भाग जाता है। उसकी स्पीड देखकर जनरल को काफी हैरानी होती है और उसे याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही स्पीड है जैसी कि उस दिन उस शिप के अंदर उस चोर की थी। उसने मेरा एक जेड स्टोन चुरा लिया था। लगता है कि ये उसी थीफ का कोई डिसाइपल है, इसी ने ही उससे टीसी अपनी नीडल टेक्निक के जरिए उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि शायद अब उस लड़के को कोई भी नहीं रोक सकता, मगर क्योंकि मैं ये शर्त जीत चुकी हूँ तो इसीलिए मैं अब वो मैजिक बुक किसी को भी नहीं देने वाली। तुम लोग यहाँ पर बैठकर आराम से एंजॉय करो, मैं जाकर अपना वो जेड सूत्र ले लेती हूँ। उम्मीद है कि सिटी लॉर्ड अपनी हार मान लेंगे। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे हुए होते हैं और इतने में ग्रैनी सी फौरन से गायब हो जाती है और वो सब के सब लोग फौरन से फिर ग्रैनी सी का पीछा करने के लिए इसके पीछे पीछे पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। और फिर सिटी लॉर्ड सब लोगों से कहता है कि फौरन से अपनी आर्मी को भेजो और उस लड़के को तलाश करो, वो हर हाल में यहाँ पर मरना चाहिए। ये देखकर वो यंग प्रिंसेस जिन यांग से कहती है कि उस लड़के का यहाँ से निकलना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर पूरी तरह से मार्शल लॉ इंपोज होने वाला है। मगर वो जनरल कहता है कि 7th प्रिंसेस आपको उस लड़के के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम यानकांग की आर्मी में से हैं, इसीलिए हमारा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। हम लोग कल सुबह ही अपने अगले स्टेशन की तरफ निकल जाएंगे, मगर उससे पहले हमें सिटी लॉर्ड की थोड़ी सी हेल्प करके उसे भी स्टेबलाइज करना होगा। और फिर दूसरी तरफ बाहर लोग बातें कर रहे होते हैं कि सुना है कि वो नया लड़का वो काफी ताकतवर है। और वहीं पे ही मोशन भी वहां से जा रहा होता है और वो कहता है कि उस यंग मास्टर को मारने का कोई फायदा नहीं हुआ, अब तो मैं और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया हूँ। मुझे फौरन से ग्रैनी सी और ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकूं, वरना ये लोग बदले की आग में मुझे भी मार डालेंगे। अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई उस लोगों से पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो वही लड़का है। और उसे वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स भी दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो एक गली की तरफ भागता है तो वो वॉरियर्स उसका पीछा करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे जैसे वहां से भाग रहा होता है वहां से वॉरियर्स आते जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ग्रैनी सी का पीछा करने के लिए वहां पर और भी बहुत सारे मास्टर्स आ गए थे जो कि उससे उसका वो मैजिक सूत्र लेना चाहते थे। मगर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को तो ड्यानमो सेक के कल्टीवेटर्स रास्ते में ही ठिकाने लगा रहे होते हैं। वो सब लोग अपने नए यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर मौजूद थे और हर एक वॉरियर को उसके करीब जाने से पहले ही खत्म कर देते हैं। और इस तरह ग्रैनी सी वो सिटी लॉर्ड से कह रही होती है कि लगता है कि शायद तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा बेटा मारा गया है और तुमसे ये बात हजम नहीं हो रही। सिटी लॉर्ड कहता है कि मेरे बेटे की टेंशन तुम मत लो, मैं उसे दोबारा से रिबॉर्न कर सकता हूँ। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो तुम तो बहुत लंबे टाइम के बाद ही अपीयर हुई हो और मैं तुम्हें आज यहाँ से कैसे जाने दे सकता हूँ। मगर ग्रैनी सी कहती है कि बदकिस्मती से उस जेड सूत्रा बुक की सिर्फ एक ही कॉपी है और वो एक कॉपी मैं तुम लोगों में से किसको दूंगी। ये कहने के बाद वो अपनी खूबसूरती का जादू चलाते हुए उन सब लोगों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाती है और वो सब के सब फिर लड़ना छोड़कर उसकी खूबसूरती को देखने में गुम हो जाते हैं। और ग्रैनी सी बिल्कुल आराम से उनके बीच में से होते हुए वहां से निकल कर जाती है और वो सब लोग उसका बस मुंह देखते रह जाते हैं। और वो ओल्ड मैन उस ब्लैक वॉरियर को उठाकर पीछे फेंक देता है और कहता है कि ये मेरी है। मगर फिर वहां पर दूसरा वॉरियर आकर उस पर भी अटैक करता है और फिर वो तीनों ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। वहां पे मौजूद वो मास्क मैन अकेले ही दोनों लोगों को आसानी से होल्ड कर लेता है। मगर अचानक से वहां पर तुम बेवकूफों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसने तुम्हारे ऊपर इल्यूजन टेक्निक को यूज किया है। ये कहने के साथ वो उनके ऊपर से इल्यूजन को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से वो सब लोग भी हैरान हो जाते हैं कि वो लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। और फिर वो ब्लैक वॉरियर ग्रैनी सी से कह रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरती है,
तुम अपनी खूबसूरत बॉडी के साथ लोगों को अच्छी तरह से सर्व कर सकती हो, तुम्हें उस मैजिक बुक की कोई जरूरत नहीं। ये कहने के साथ वो एक जायंट पाल्म अटैक करता है तो ग्रैनी सी फौरन से वहां से गायब हो जाती है और फिर अपनी थ्रेड टेक्निक को यूज करते हुए उस ब्लैक वॉरियर के मुंह को सिल देती है और फिर उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देती है और उस वॉरियर से कहती है कि तुम लोगों ने अभी तक मुझे एक मामूली सी खरोच तक नहीं पहुंचाई और तुम लोगों को वो बुक चाहिए। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी ट्रू पावर शो करते हुए वहां पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जिस पर वो सब लोग हैरान होते हैं और उन्हें दिखाई दे रहा होता है कि शायद अब ग्रैनी सी अपनी ट्रू पावर शो करने वाली है। और सिटी लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे उस मैजिक बुक में ना सिर्फ गॉड बनने का मेथड है बल्कि उसके अलावा भी उसमें और भी बहुत कुछ है, शायद हम लोग अपने मैजिकल बीस्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद हमें फिर वहां पर एक जायंट बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। ग्रैनी सी उसके ऊपर बैठी हुई होती है और वो सब लोग उस टाइगर को देखकर बिल्कुल हैरान से रह गए थे। जिसके बाद हम मोशन को देखते हैं, वो अभी भी उन वॉरियर से भागते हुए वहां से दूर निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि वो ग्रैनी सी और अपने ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढ सके, मगर वो देखता है कि वहां पे मौजूद वॉरियर्स वो उस पर मैजिकल अटैक भी कर रहे हैं, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है कि ये पहली आर्मी है जो कि मैजिक अटैक्स भी कर सकती है। मगर जैसे ही मोशन एक गली की तरफ जाता है तो वो देखता है कि आगे से भी एक आर्मी आ रही है और पीछे से भी आर्मी है, यानी कि वो बीच में बिल्कुल अकेला रह गया था। जैसे ही वो सोल्जर्स उसके करीब आते हैं तो ऊपर से 360 हाल की वही लड़की आती है जो कि पहले भी मोशन से मिल चुकी थी। वहां पर उस लड़की को देखकर वो सारे सोल्जर्स हैरान हो गए थे क्योंकि वो लड़की काफी खूबसूरत थी, मगर अचानक फिर वहां पर उन्हें कुछ सोर्ड्स दिखाई देती हैं जो कि उनका खात्मा कर देती हैं और हम लोग वहां पर सोर्ड हॉल मास्टर को देखते हैं जिसने उन सारे ही वॉरियर्स को मार दिया होता है। मगर दूसरी डायरेक्शन से फिर वो मोटी बुचर वाली लेडी आती है और वो भी अपने बुचर नाइफ के साथ इतने फास्ट अटैक करती है कि वहां पे मौजूद लोगों को पता भी नहीं चलता और उनका खेल खत्म हो जाता है। और बाकी लोग जो कि बच गए थे वहां पर एक फैन मास्टर आता है जो कि उन लोगों का काम तमाम कर देता है और छत पर मौजूद वॉरियर्स को मारने के लिए वहां पर फायर एट्रीब्यूट पावर वाला हॉल मास्टर आता है और फिर ऊपर से जो लोग आ रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए व्हाइट टाइगर गर्ल भी आ जाती है जो कि उन लोगों की हड्डी पसली तोड़ देती है। ये देखकर मोशन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है। वहां पर 360 हाल के बहुत सारे मास्टर्स होते हैं जो कि सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और हम लोग उस आइस हॉल मास्टर लड़की को भी देखते हैं। उन सबको वहां पर देखकर मोशन उनसे कहता है तो वहां पे मौजूद वो सोर्ड मास्टर कहता है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद जितने भी रेस्टोरेंट या शॉप्स या फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि हम लोगों की है, यानी कि वो प्रॉपर्टी अब आपकी है। ये सुनकर मोशन हैरान हो जाता है कि क्या ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है? तो वो वॉरियर बताता है कि हाँ, शानलोंग सिटी में हमारे पास बहुत सारे होटल्स और बहुत सारी शॉप्स हैं, यानी कि शानलोंग सिटी का आधे से भी ज्यादा हिस्सा अब हमारे पास आ चुका है क्योंकि हमने उसे खरीदा हुआ है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग काम करते हैं जो कि हमारे सेक्ट के डिसाइपल्स हैं। मगर सब कुछ अब यंग मास्टर के हिसाब से ही होगा, आप जो ऑर्डर देंगे हम लोग वही करेंगे। ये सुनकर मोशन कहता है कि तुम फौरन से जाकर ग्रैनी सी और ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढो। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से ग्रैनी सी और ब्लाइंड ग्रैंडपा को ढूंढने निकल जाते हैं और मोशन ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान पूरी तरह से लाल हो चुका था, जिस पर वो भी काफी कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये सब। बाद वो अपनी डिवाइन आइज का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि वहां पर एक व्हाइट टाइगर है जो कि सब लोगों को मार रहा है और ग्रैनी अपनी नीडल टेक्निक को यूज करते हुए हर जगह अपने थ्रेड्स फैला देती है और आसपास के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार रही होती है। वहां पे मौजूद जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सारे के सारे एक साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं, मगर ग्रैनी बहुत ही आसानी से उन लोगों को डील कर रही होती है, उन लोगों को हराना जैसे उसके लिए बच्चों का खेल हो। वो एक एक अटैक के साथ उन वॉरियर्स का काम तमाम करती जा रही होती है। उसकी नीडल टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि कहां से वो नीडल आती है और उनकी बॉडी के आर पार हो जाती है। ग्रैनी सी पलक झपकते ही वहां पे लाशों के ढेर लगा देती है, जिसकी वजह से वहां पर खून की बारिश होने लगती है। और दूसरी तरफ मोशन वो एक जगह छुपकर खड़ा हुआ होता है और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मास्टर्स हैं और उनमें से वो लेडी जो कि खुद को टियानमोसेक के मास्टर की वाइफ कहती है वो तो यहाँ पर अपने आप से भी ज्यादा ताकतवर लोगों के साथ फाइट कर रही है। जिसके बाद हमें वहां पर वही ब्लैक वॉरियर दिखाया जाता है जो कि ग्रैनी पर हमला करने के लिए आता है, मगर ग्रैनी उसे बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर लेती है और उसके अटैक को अपनी एक ही उंगली के साथ रोकते हुए अपने थ्रेड्स हर जगह फैला देती है, जिसकी वजह से वो ब्लैक वॉरियर पूरी तरह से फंस जाता है। ये देखते हुए सिटी लॉर्ड उसकी मदद करने के लिए वहां पर आकर जैसे ही हमला करता है तो ग्रैनी सी वहां से पीछे हट जाती है और फिर वो ब्लैक वॉरियर उसे
गौर से देख रहा होता है ग्रैनी सी मुस्कुराते हुए। जैसे ही उन थ्रेड्स को खींचती है तो उस ब्लैक वॉरियर के दोनों बाजू उसकी बॉडी से उखड़कर अलग हो जाते हैं। वो बेचारा चिल्ला तक नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह पहले से ही सिला हुआ होता है और ग्रैनी सी पीछे से आते ही उसकी पीठ पर हल्का सा पुश करती है, जिसकी वजह से उस वॉरियर को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और हम लोग देखते हैं कि उसकी बॉडी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा होल बन गया होता है, जिसके बाद वो उसे वहां से नीचे फेंक देती है। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रैनी सी किसी का इतना बुरा हशर कर सकती है। मगर ग्रैनी सी अभी तो सिर्फ वार्म अप कर रही होती है, उसने अभी ट्रू पावर्स को शो भी नहीं किया। और फिर वहां पे वो ओल्ड मैन आ जाता है और वो आते साथ ही अपने वेपन के साथ हमला करना शुरू कर देता है। मगर ग्रैनी सी की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज करती है। और वहां पर मिसेस हुआंग लियान भी आती है, जो कि उस पर अपने स्नेक्स के साथ हमला करने की कोशिश करती है। मगर ग्रैनी सी का वो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन अपनी टोपी उतार कर उसे जैसे ही दोबारा से थ्रो करता है तो इस मर्तबा ग्रैनी सी उसे अपने पास आते ही हल्का सा इशारा करते हुए उस टोपी में मौजूद नाइफ को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वो टोपी जैसे ही वापस जाती है तो वो ओल्ड मैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मगर उसमें मौजूद नाइफ वो उस स्टिक को तो काट देते हैं, मगर उसके साथ साथ उस ओल्ड मैन को भी पूरी तरह से काट कर रख देते हैं। और इस तरफ मिसेस हुआंग लियान वो दोबारा से ग्रैनी के पीछे आकर अपने स्नेक्स के साथ उसे पकड़ने वाली होती है, मगर ग्रैनी सी फिर से निकल जाती है और उसके बिल्कुल पीछे जा पहुंचती है, जिस पर मिसेस हुआंग लियान के भी छक्के छूट जाते हैं। वो देखती है कि ग्रैनी सी यू उसकी तरफ कुछ फूल की पत्तियां थ्रो कर रही है, मगर वो फूल की पत्तियां जैसे ही उन स्नेक्स से टकराती हैं तो उन्हें काट कर रख देती हैं। और वही पत्तियां फिर जब मिसेस हुआंग लियान से टकराती हैं तो हमें दिखाया जाता है कि हर एक पत्ती एक ब्लेड की तरह तेज होती है और मिसेस हुआंग लियान को काट कर उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, जिस पर वो खुद भी हैरान रह गई थी और एक धमाके के साथ उसकी बॉडी फटकर बिल्कुल अलग हो जाती है। ये देखते हुए फिर दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड वो दोबारा से ग्रैनी पर हमला करने के लिए आता है और इस मर्तबा वो अपनी ड्रैगन स्पिरिट पावर को यूज करते हुए वहां पर बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स को समन कर लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूंखार होते हैं। और उन्हें देखते ही व्हाइट टाइगर उन्हें मारने के लिए जैसे ही आगे की तरफ दौड़ता है तो वहां से एक ड्रैगन तेजी से फिर उसके साथ आते ही उससे लड़ना शुरू कर देता है और दोनों ही लड़ते लड़ते थोड़ी देर आगे जाते हैं तो वो ड्रैगन स्पिरिट पूरी तरह से उस टाइगर को खा जाती है। ये देखकर ग्रैनी सी फिर सिटी लॉर्ड से कहती है कि तुम्हारे 8 डिवाइन स्पिरिट स्किल्स सच में काफी लाजवाब हैं, मगर मुझे हराने के लिए ये अभी भी काफी नहीं है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन हेड्स जैसे ही ग्रैनी पर हमला करते हैं तो ग्रैनी पलक झपकते ही उनके दूसरी तरफ चली जाती है और कहती है कि ये ड्रैगन ये खुद को डिवाइन ड्रैगन्स कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इस लायक है कि ये खुद को डिवाइन ड्रैगन्स कहला सके। और इस तरफ मोशन अभी भी कंफर्म करने की कोशिश कर रहा होता है कि ये लेडी कौन है। वो उसकी आवाज और उसकी टोन को पहचानने की कोशिश करता है कि इसकी टोन और इसकी वॉइस बिल्कुल मेरी ग्रैंडमा के साथ मैच कर रही है। और उसे फिर याद आता है कि उस वक्त हॉल में बगैर जाने पहचाने ही उस लेडी ने मोशन की तारीफ की थी, जिस पर उसे यकीन आ जाता है कि हो ना हो ये जरूर ग्रैनी सी है। और इस तरफ ग्रैनी सी वो उस सिटी लॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए फिर अपनी हाई लेवल की थ्रेट टेक्निक्स को यूज करना शुरू कर देती है, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर उन 8 डिवाइन ड्रैगन्स के जैसे ही अपने कुछ ड्रैगन्स क्रिएट करना शुरू कर देती है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उनके ही जैसे होते हैं और उनका पावर लेवल भी बिल्कुल उन 8 ड्रैगन जैसा ही होता है। ये देखते हुए वो सिटी लॉर्ड भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था और वो कहता है कि अच्छा तो तुम जेड मिरर स्किल्स के जरिए किसी की भी टेक्निक्स को कॉपी कर सकती हो। मैं पिछले 400 साल से इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा हूँ, पता नहीं तुमने इस टेक्निक को सीखने के लिए कितना टाइम लगाया होगा। और मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम भी लाइफ एंड डेथ रियलम को अचीव कर चुकी हो, मगर मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे ये ड्रैगन्स रियल नहीं है, ये बस इनकी अपीयरेंस है, अंदर से ये बिल्कुल खाली है। ये कहने के बाद वो करीब आते ही उस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिस पर ग्रैनी उसे ब्लॉक करते हुए उसके हर एक अटैक से खुद को बचा रही होती है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड अपने बहुत सारे क्लोन्स भी बना लेता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। ग्रैनी सी अपनी नीडल को यूज करते हुए अपने थ्रेड्स को हर जगह इतनी तेजी के साथ फैलाती है कि सिटी लॉर्ड को और उसके क्लोन्स को कुछ पता भी नहीं चलता और उसके सारे के सारे क्लोन एक के बाद एक डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। और ग्रैनी सी कहती है कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैजिक स्किल्स तुम्हारे मैजिक स्किल्स के जैसे हैं। इतने में फिर सिटी लॉर्ड उस पर जैसे ही अटैक करने के लिए आता है तो ग्रैनी सी अपनी पाल्म टेक्निक के साथ उसे रोकते हुए फौरन से उसके हाथ में मौजूद नीडल को खींचते हुए उसके हाथ से थ्रेड्स को बाहर निकाल लेती है, जिस पर सिटी लॉर्ड भी बिल्कुल चौंक गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये
थ्रेड्स इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। और फिर ग्रैनी सी अपनी एक और टेक्निक को यूज करती है। इसके साथ वो सिटी लॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए उसकी बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट करते हुए उसे लॉक करने की कोशिश करती है, मगर सिटी लॉर्ड वो काफी पावरफुल होता है। ये देखते हुए फिर ग्रैनी सी एक और छोटा सा लोटस क्रिएट करते हुए उसे भी फूंक मारते हुए उससे बहुत सारे थ्रेड्स क्रिएट कर लेती है, जो कि सिटी लॉर्ड को दोबारा से जाकर पकड़ लेते हैं और उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये देखते ही सिटी लॉर्ड उन सारे के सारे थ्रेड्स को बीच में से ही काट देता है और ग्रैनी सी से कहता है कि तुम आज मेरे हाथों मरकर ही रहोगे। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके हाथ से फिर से बहुत सारे थ्रेड्स निकल आते हैं, जो कि उसके ही हाथ को दोबारा से पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि वो थ्रेड्स नीडल के साथ उसके मुंह को भी पूरी तरह से सिल कर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया था। और फिर ग्रैनी सी उसके कान के पास आकर हल्की सी फूंक मारती है। ये देखते ही सिटी लॉर्ड गुस्से में सारे के सारे थ्रेड्स को तोड़ना शुरू कर देता है और ग्रैनी सी उसके बिल्कुल करीब आती है तो वो ग्रैनी सी पर भी हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो थ्रेड्स उसके चारों तरफ से लिपटते जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद बिल्कुल बौखला गया था कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद ग्रैनी सी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे अगेंस्ट अपनी पहली चाल तो उसी वक्त चलनी थी जब तुम उस हाल में बैठे हुए थे। मैंने अपनी नीडल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर पहले से ही अपने थ्रेड्स को इंजेक्ट कर दिया था। अगर तुम वाकई में एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें शायद उसी वक्त छोड़ देती, मगर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लालच भरी हुई है। ये कहते ही वो अपने थ्रेड्स को उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैलाकर उसे चारों तरफ से लॉक कर देती है, जिसकी वजह से सिटी लॉर्ड अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका होता है। और ग्रैनी सी उसकी आंखों को सिलना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो अब देख भी नहीं पाता। ग्रैनी सी उसे बताती है कि उस जेट सूत्रा बुक की पावर्स हेवन, अर्थ, मैन, घोस्ट, गॉड्स और डीमंस और स्पिरिट्स में डिवाइडेड है। और इस वक्त मैं जो तुम्हारे ऊपर टेक्निक यूज कर रही हूँ इसे गॉड क्रिएशन टेक्निक कहते हैं। इसके जरिए मैं तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी के अंदर लॉक कर दूंगी और ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। ये कहते हुए वो उसकी दूसरी आंख भी सिल देती है और उसकी बॉडी को कैप्चर करने के लिए उसके माथे पर एक और नीडल लगा देती है, जिसके बाद सिटी लॉर्ड की बॉडी अब पूरी तरह से ग्रैनी सी के कंट्रोल में आ गई थी। अब वो उसे जैसे मर्जी चाहे यूज कर सकती है, मगर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी सी वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोशन जैसे ही भाग रहा होता है तो अचानक उसके सामने सिटी लॉर्ड आ जाता है, जिस पर मोशन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये तो सिटी लॉर्ड है। ये देखते ही सिटी लॉर्ड उस पर हमला करने के लिए उस पर झपट पड़ता है और हम देखते हैं कि वहां पे हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है और उस सिटी लॉर्ड का हाथ मोशन के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, मगर वो सिटी लॉर्ड वहां पर रुकता है और अचानक से मोशन के माथे पर एक उंगली से मारते हुए हंसना शुरू कर देता है, जिस पर मोशन भी बिल्कुल हैरान हो गया था। और वो सिटी लॉर्ड कहता है कि क्या हुआ, डर गए ना, ये मैं हूँ तुम्हारी ग्रैंड माँ। ये देखकर मोशन भी हैरान हो गया था कि ग्रैंड माँ ये आप हैं, आपको क्या हुआ है, आपने ये कैसा होलिया बना लिया है। मगर फिर ग्रैनी उसे बताती है कि मैंने सिटी लॉर्ड का गेटअप इसीलिए अपनाया है क्योंकि अब मैं यहाँ से सारे मामलात को खुद एक सिटी लॉर्ड बनकर डील करूंगी। इसकी स्किन थोड़ी सी ढीली है मगर ये मेरे काम आएगी। इससे पहले मैंने इसकी वाइफ को पूरी तरह से लॉक करके एक गाय के अंदर डाल दिया था और अब तुमने इसके बेटे को मार दिया है, जिसके बाद मैंने इसे भी मारकर इसकी स्किन इसकी बॉडी से उतार ली है। सच में इसकी फैमिली की किस्मत बहुत ही खराब है, मगर ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इन लोगों ने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को ये सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से पैलेस की तरफ जाने लगते हैं और मोशन फिर ग्रैनी से कहता है कि अच्छा तो वो खूबसूरत सी लेडी जो कि कुछ देर पहले सिटी लॉर्ड के साथ फाइट कर रही थी वो मेरी ग्रैंड माँ थी। और दूसरी तरफ वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सिटी लॉर्ड को देखते हैं तो वो बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये सिटी लॉर्ड है या नहीं। और फिर मोशन ग्रैनी से कह रहा होता है कि अच्छा तो अब मुझे समझ में आया कि आपने उस मैजिक बुक का सहारा लेकर शैनलॉन्ग सिटी में सारे के सारे मास्टर्स को इकट्ठा कर दिया। आप जानते थे कि उस मैजिक बुक का सुनकर बहुत सारे मास्टर्स यहाँ पर खींचे चले आएंगे। उसके बाद आपने जानबूझकर ये प्लान बनाया कि आप उनके साथ साथ सिटी लॉर्ड का भी काम तमाम करेंगी। इस तरह आपने एक तीर से कई शिकार कर लिए। सच में आप तो लाजवाब हैं। जिसके बाद ग्रैनी मोशन से कहती है कि यान कांगो की आर्मी जब यहाँ पर आएगी तो मैं सिटी लॉर्ड के ड्रेस में उन लोगों के सामने जाऊंगी और उस वक्त फिर मैं ही पूरे सिटी को रूल करूंगी और मैं ही सिटी लॉर्ड के रूप में यान कांगो से जाकर मिलूंगी और उसके साथ डील करूंगी। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टियानमोसेक का एक बंदा ब्लाइंड ग्रैंडपा को सहारा देते हुए वहां पर लेकर आता है और एक जगह मोशन के पास छोड़ देता है और उससे कहता है कि वॉरियर मोशन को कहता है कि तुम्हारा
ये ग्रैंडपा देख नहीं सकता, मगर उसके बावजूद भी ये लोगों के साथ जुआ खेल रहा था। और उसकी बातें तो सुनते तुम ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई बहुत बड़ा वॉरियर है। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ मोशन और वो ब्लैंड ग्रैंडपा उस बंदे के ही ऊपर हंस रहे होते हैं। और दूसरी तरफ फिर ब्लैंड ग्रैंडपा वो मोशन से कहता है कि मैंने एक खूबसूरत सी लड़की को देखा था जिसने एक मर्दों वाला ड्रेस पहना हुआ था, मगर वो बहुत ही खूबसूरत थी और उस सिटी में हर जगह यहाँ वहाँ फिर रही थी। मैंने नोट किया है कि वो लड़की तुम्हारे आसपास कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही थी। मैंने उस लड़की का पीछा किया और मैंने देखा कि वो लड़की तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। लगता है कि शायद वो तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई है। ये सुनते ही ग्रैनी कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मोशन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। और मोशन भी कहता है कि देखे ना ग्रैंडमा, ये ग्रैंडपा क्या कह रहा है। और फिर वो कहता है कि आखिर इन लोगों को मेरे बारे में पता कैसे चला कि मैं कहाँ पे हूँ। ग्रैनी सी तो पहले ही लॉर्ड का रूप धार कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ एंड ग्रैंडपा तो एक गैम्बलर हैं और वो खेलने में मसरूफ थे। विलेज चीफ ने बताया था कि उन्हें गेमलिंग का बहुत ज्यादा शौक है और विलेज चीफ को हमेशा ये डर लगता है कि कहीं ब्लाइंड ग्रैंडपा वो जुए में सब कुछ ना हार जाएं। मगर उन्होंने ब्लाइंड ग्रैंडपा को यहाँ पर भेजा क्यों है? वो जानते भी हैं कि इन्हें गैम्बलिंग का बहुत ज्यादा शौक है। और इस तरफ ग्रैनी फिर उस ब्लाइंड ग्रैंडपा को डांटते हुए कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने उस गैम्बलिंग हाउस में जाकर क्या किया? तो फिर ब्लाइंड ग्रैंडपा बताता है कि मैंने वहाँ पर कुछ मिलिट्री इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। असल में सिटी लॉर्ड ने पहले ही यान कांगुओ के साथ अपनी एक डील कर ली है और उन्होंने यान कांगुओ आर्मी से कहा है कि वो फौरन से सिटी के बाहर अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दे। और सुनने में आ रहा है कि यान कांगुओ की आर्मी 2 लाख सुपरनेचुरल वॉरियर्स के साथ यहाँ पर आ रही है और उनके साथ और भी छोटे छोटे वॉरियर्स होंगे। यूं समझ लो कि एक बहुत ही बड़ी आर्मी इस वक्त सिटी की तरफ आने वाली है। उन लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी वारशिप्स होंगी जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर हैं कि वो एक ही अटैक के साथ बड़ी तबाही मचा सकती है। और फिर मोशन भी कहता है कि 2 लाख सुपरनेचुरल वॉरियर्स वो तो पूरे के पूरे शहर को तहस नहस कर देंगे। पूरे डाशू में खून खराबा होना शुरू हो जाएगा। मगर फिर ग्रैनी सी कहती है कि विलेज चीफ वो कहाँ है? तो फिर ब्लाइंड ग्रैंडपा बताता है कि वो सिटी में पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही वो फौरन से फिर सब लोगों से कहती है कि चलो तो फिर अब और ज्यादा देर नहीं करते। वो किंग लॉन्ग हॉल के एक मास्टर को बुलाती है और उनसे कहती है कि फौरन से बाकी के हॉल मास्टर्स को ये बात इन्फॉर्म कर दो, हम लोग बहुत जल्द एक जंग छेड़ने वाले हैं और उसके लिए टियानमो सेट पूरी तरह से तैयार रहे। और वो ब्लाइंड ग्रैंडपा से कहती है कि तुम भी प्लान के हिसाब से अपना काम शुरू कर दो। और इस तरफ वो मोशन से भी कहती है कि तुम फौरन से सिटी गेट की तरफ जाओ और वहां पर जाकर बाकी के लोगों से मिलो और विलेज चीफ भी तुम्हें वहीं पर ही मिलेंगे। और मैं फौरन से जाती हूं और जाकर उस जनरल किन फायू को रोकने की कोशिश करती हूं। ये सुनते ही मोशन फौरन से निकल जाता है और कहता है कि अब तो बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोशन सिटी गेट के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ होता है और वो वहां पर यान कांगुओ आर्मी का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो जैसे डिवाइन आइज का इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि सिटी गेट में मौजूद वहां पर वो ड्रैगन स्टेचूज वो डिवाइन स्टेचूज में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि डार्कनेस का मुकाबला करते हैं। जिस पर मोशन कहता है कि ये ड्रैगन स्टेचूज पिछले हजारों सालों से यहाँ पे मौजूद हैं, पता नहीं ये इस जंग को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं। इतने में अचानक वो 7th प्रिंसेस वहां पर आ जाती है और वो मोशन से कहती है कि तो तुम यहाँ पे हो। उसे वहां पर देखकर मोशन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं तो यहाँ पर जियानलोंग सिटी के स्टार्स को देख रही हूँ। जियानलोंग हमारे शिंगया सिटी जैसा नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। क्या तुम भी यहाँ पे इन स्टार्स को देखने के लिए आए हो? ये सुनकर मोशन मुस्कुराने लगता है और फिर वो लड़की कहती है कि तुमने सिटी लॉर्ड के बेटे को मार दिया है और उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे इस सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इस तरह तो वो लोग तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, जाकर कहीं पे छुप क्यों नहीं जाते? क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि अगर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? मगर मोशन कहता है कि यान कांगुओ की आर्मी वो बहुत जल्द यहाँ पर पहुंचने वाली है और मैं उन्हें यहाँ पर रोकूंगा और उन्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और वो कहती है कि मगर यान कांगुओ आर्मी तो अच्छी है, मैं यहाँ पर डाशू में सिर्फ इसीलिए आई थी ताकि मैं ओल्ड यान कांग किंगडम को देख सकूं। और वो कहता है कि यहाँ पर ओल्ड यान कांगुओ का किंगडम कहाँ से आ गया? तो फिर वो लड़की बताती है कि यान कांगुओ के स्टेब्लिश होने से पहले हमारे डिवाइन डोमेन के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर एक चेंगशेन सेक्ट हुआ करता था। उन लोगों के पास इस तरह की पावर्स थी कि वो उनके जरिए बाकी लोगों की पावर्स को सप्रेस कर लेते थे और उन लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे।
और उनकी गुलामी में बहुत सारे लोग तो इतनी बुरी हालत में आ जाते थे कि मुश्किल से 10 लोगों में से ही कोई एक सरवाइव कर पाता था। जिसके बाद फिर यान कांगुओ ने चेंग शेनमैन के लोगों के साथ फाइट करने का डिसाइड किया और कहा जाता है कि 600 साल तक ये जंग यूं ही चलती रही और तकरीबन 200 साल पहले ही यान कांगुओ ने अपनी न्यू सोर्ड टेक्निक को एस्टेब्लिश किया था। उस सोर्ड टेक्निक को एस्टेब्लिश करने के बाद ही उन्होंने चेंग शेनमैन सेक्ट का खात्मा कर दिया था। ये सुनकर मोशन कहता है कि यान कांगुओ वो इतना बुरा नहीं लग रहा, उसकी पावर्स भी काफी अच्छी हैं और उसकी सोर्ड टेक्निक्स तो लाजवाब हैं। मैंने यान कांगुओ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि उसने पूरी दुनिया का टूर करके सारे स्वॉर्डमैनशिप्स को इकट्ठा करके उसके साथ अपनी एक अलग से स्वॉर्डमैनशिप बनाई है। सच में वो बहुत ही ग्रेट बंदा होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो हमारे डाशू में क्यों आ रहा है। ये सुनकर वो लड़की पैरों से बताती है कि यान कांगुओ वो हेवन के अंडर में काम करता है और उसके अंडर में 100 से भी ज्यादा सेक्ट हैं और मेरे ख्याल से हमारी टेक्निक्स उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम लोग उसे नहीं रोक पाएंगे और तुम भी उसे रोकने में फेल हो जाओगे। मगर मोशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि यान कांगुओ यहाँ पर क्यों आना चाहता है। उसे सिर्फ और सिर्फ डाशू में मौजूद छुपे हुए सीक्रेट ट्रेजर्स और बहुत सारे वेपन्स चाहिए। वो इस पूरी दुनिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने कंट्रोल में करके अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर यान कांगुओ ने डाशू में कंट्रोल करके उसे अपनी टेरिटरी बना ली तो फिर यकीन जानो कि डाशू में फिर बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पर कब्जा कर लेगा तो फिर वो यहाँ पे हर एक कीमती चीज को उठा लेगा, चाहे वो कोई लिविंग क्रीचर हो या फिर कोई ट्रेजर हो। मगर वो लड़की कहती है कि तुम्हें यान कांगुओ से डरने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस सरेंडर कर देना, उसके बाद तुम भी यान कांगुओ आर्मी का हिस्सा बन जाओगे। मगर इस तरफ मोशन उसे समझाने की कोशिश करता है कि डाशू में जितने भी वॉरियर्स हैं उनके कोई मास्टर्स नहीं है, वो सब लोग इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ के अलग तरह के क्रिमिनल रूल्स हैं और तुम बिल्कुल भी नहीं जानती कि जब वो यहाँ पर आएगा तो फिर यहाँ पर क्या कुछ हो जाएगा। मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि यान कांगुओ की आर्मी जो कि आज से पहले कभी हारी नहीं है, मगर वो यहाँ पर आने के बाद कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाएगी। ये सुनते ही वो लड़की भी फिर सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि मैं यान कांगुओ टेरिटरी से हूँ, इसीलिए मैं उसकी साइड लूंगी और जो भी बंदा यान कांगुओ के अगेंस्ट जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मगर इस तरफ मोशन कहता है कि डाशू वो मेरा घर है और मैं अपने घर को यूं किसी और के हवाले नहीं करूंगा, ना ही मैं कभी अपने दुश्मन को अपनी पीठ दिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, अगर कभी बैटल में हमारा एक दूसरे के साथ सामना हो गया तो फिर यकीन जानो मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगी। ये कहने के बाद मोशन भी कहता है कि हाँ मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। ये कहने के साथ ही वो लड़की वहां से चली जाती है और मोशन वो वहीं पे ही खड़ा रहता है। यहाँ तक के वक्त काफी तेजी के साथ गुजरने लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी सिटी लॉर्ड के रूप में वो जनरल किन के साथ मौजूद होती है और वो जनरल किन से कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं पूरे हार्ट के साथ मैं आप लोगों की आर्मी को यहाँ पर वेलकम करूंगा और इस वक्त पूरी की पूरी आर्मी को मैं आपके अंडर में दे दूंगा, जिसके बाद आप फिर सबको कंट्रोल करेंगे। मैं तो कब से चाहता था कि आप जैसा कोई जनरल हमारे पास आए और हमारे जानलॉन्ग सिटी को गार्ड करे। आपके यहाँ पर आने से हमारी शान में 4 चांद लग जाएंगे। ये कहने के बाद फिर सिटी लॉर्ड पूरी आर्मी से कहता है कि सब लोग मेरी बात सुन लो, पूरे जानलॉन्ग सिटी में फैला दो के यान कांगुओ आर्मी यहाँ पर आने वाली है और सब लोग उनका बहुत ही अच्छी तरह से इस्तकबाल करना। ये कहने के बाद वो आर्मी फिर हर जगह खड़ी हो जाती है और सब लोगों को एक साइड पे कर देती है ताकि कोई भी यान कांगुओ आर्मी का रास्ता ना रोक सके। पूरे सिटी में मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया जाता है, यहाँ तक के टियानमोसेक के वो हॉल मास्टर्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो लोग फिर एक दूसरे से इशारों में बात करते हुए एक दूसरे को कुछ कहते हैं, जिसके बाद वो सब लोग भी फिर अपनी अपनी पोजीशंस लेना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद वो सबके सब लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे मौजूद किसी को भी आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे टियानमोसेक के कितने लोग मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर सीक्रेटली अपने अपने काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे से इशारों में बातें भी करके अपने प्लान को आगे कन्वे कर रहे होते हैं। और जनरल किन जो कि ऊपर खड़ा हुआ होता है वो फौरन से अपनी आर्मी को एक सिग्नल भेजता है ताकि उसकी आर्मी को पता चल जाए कि अब उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ है। जिसके बाद हमें यान कांगुओ आर्मी को दिखाया जाता है, जिसके साथ हजारों सोल्जर्स पैदल आ रहे होते हैं और बड़े बड़े कैरेज आ रहे होते हैं जिनमें
हजारों सोल्जर्स होते हैं और वो कैरेज भी इतने ज्यादा और इतने बड़े होते हैं कि उनका साइज ही देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यान कांगो आर्मी अब बहुत ही बड़ी जंग तैयारी करके आ रही है। वो लोग अपनी वारशिप्स को भी अपने साथ लेकर जा रहे थे जो कि इतनी ज्यादा होती हैं कि शायद वो अगर वारशिप्स का ही इस्तेमाल करें तो वो पूरे शानलोंग सिटी को तबाह कर दें। और शिप के ऊपर मौजूद एक जनरल वो फौरन से सब लोगों को बताता है कि जनरल किन फायू ने हमें ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है और उसने सिटी लॉर्ड के साथ अपना एग्रीमेंट भी कर लिया है। अब हम लोग बहुत ही आसानी के साथ सिटी में एंटर कर सकते हैं। और हमें वहां पर एल्डर लिन नुआन को भी दिखाया जाता है। वो कहता है कि जनरल किन फायू और जनरल जीयू दोनों ही इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो चाहे तो वो सिटी लॉर्ड की मर्जी के बगैर भी इस सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। और वैसे भी हमारे फाउंडिंग फादर की पावर ही इतनी है कि अगर ये दोनों जनरल ना भी होते तो भी हम लोग बहुत ही आसानी से इस सिटी पर कब्जा कर लेते। जिसके बाद वहां पे मौजूद एक सोल्जर बताता है कि जनरल हमारे सामने शेंडुआन माउंटेन है और इन माउंटेन्स के बारे में कहा जाता है कि ये माउंटेन्स डाशू सिटी का बॉर्डर है और इन्हें गॉड्स ने खुद से क्रिएट किया है। इन माउंटेन्स के बारे में ये भी मशहूर है कि ये माउंटेन 20,000 माइल्स के एरिया में फैले हुए हैं और इनकी थिकनेस 1,000 माइल्स तक है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे डाशू को बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ कर देते हैं। और डाशू में मौजूद जितने भी डार्कनेस है वो इस बैरियर की वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है। एक मरतबा हम लोगों ने इस माउंटेन को क्रॉस कर दिया तो हम लोग फिर डाशू की रेंज में चले जाएंगे और वहां पे जाने के बाद हमें हर तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वहां पर हर वक्त अंधेरा होते ही डार्कनेस आ जाती है। और इस वक्त हमारी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ ही डाशू सिटी में एंटर हो रही है। हमें सनसेट से पहले ही अपने लिए कोई सिक्योर जगह ढूंढनी होगी या फिर शानलोंग सिटी में एंटर करना होगा। ये कहने के साथ ही फिर वहां पर पूरी की पूरी आर्मी को एक अलर्ट दिया जाता है और उन्हें अपनी स्पीड बढ़ाने को कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग पानी के रास्ते से भी अपनी पूरी की पूरी आर्मी को लेकर आ रहे होते हैं और हवा में बहुत सारी वारशिप सीधा उसी डायरेक्शन की तरफ आगे जा रही थी। और दूसरी तरफ हम मोशन को देखते हैं जो कि अपनी डिवाइन आइज के साथ ये सब कुछ दूर से ही देख पा रहा होता है, जिस पर वो कहता है कि ये तो यान कांगो की आर्मी है। वो सब लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, पता नहीं ग्रैंडपा अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। इतना कहने के साथ वो फौरन से नीचे आ जाता है तो उसे समझ में आने लगता है कि अब उसे ही अकेले इन लोगों को रास्ता रोकना होगा क्योंकि उसके ग्रैंडपा तो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। मगर फिर वो देखता है कि वहाँ पर ग्रैंडपा लोंगशेन आ गए हैं, जिस पर वो ग्रैंडपा लोंगशेन को कहता है आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं? क्या आप नहीं जानते कि वहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स आने वाले हैं? तो फिर ग्रैंडपा लोंगशेन उसे बताता है कि यान कांगो की आर्मी में 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मगर वो सारे के सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किए गए हैं। उन लोगों ने अपनी आर्मी के 4 अलग अलग ग्रुप्स बना लिए हैं। इस वक्त ब्लू आर्मी और व्हाइट टाइगर आर्मी हमारे बिल्कुल सामने आ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ शानवू आर्मी जो कि पानी के रास्ते से आ रही है उसके बारे में शायद किसी को मालूम नहीं होगा। और यहाँ पर एक और आर्मी भी है जो कि सीधा ऊपर आसमान से नीचे आएगी, उसे ड्रैगन आर्मी कहते हैं। ये सुनकर मोशन कहता है कि अगर सारी तरफ से आर्मी आ रही है तो फिर हम लोग उनसे कैसे निपटेंगे? तो फिर ग्रैंडपा लोंगशेन कहता है कि यहाँ पर तलवार का कोई काम नहीं क्योंकि यहाँ पर मेरा ये ब्रश भी उस तलवार से ज्यादा तेज काम कर सकता है। ये कहने के साथ वो अपने पेंटिंग के स्किल्स दिखाते हुए फौरन से ऊपर की तरफ चला जाता है और मोशन देखता है कि उन पेंटिंग्स के स्किल्स के साथ उसका आसपास का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया है, यहाँ तक कि वो पूरा का पूरा जियानलोंग सिटी ही बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। और इस तरफ ग्रैंडपा लोंगशेन वो अपने ब्रश के साथ बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स क्रिएट कर देता है जो कि पूरे डाशू के जियानलोंग सिटी को कवर कर लेते हैं। और सारी की सारी आर्मी देखती है कि उन लोगों के सामने तो बहुत बड़े बड़े बादल आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जिसके बाद ग्रैंडपा लोंगशेन वो क्लाउड्स क्रिएट करने के बाद फौरन से नीचे आ जाता है और जैसे ही उनके साथ वहां पर लाइटनिंग को गिराना शुरू करता है तो वो लाइटनिंग सीधा उन शिप्स के ऊपर जाकर गिरने लगती है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।